student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, जब हम भाषा पढ़ते हैं आवश्यक है साहित्य की अलग अलग विधाओं का इसमें समावेश होता है और इन्हें पढ़ना आवश्यक होता है। यह विधाएं हैं जैसे कहानियाँ, कविताएं, नाटक आदि। तो आज हम साहित्य की ऐसी ही एक विधा जिसे एकांकी कहा जाता है और जो कि नाटक का एक भाग है। ठीक है, आप जानते हैं नाटक को अलग अलग अंकों में बांटा जाता है। तो नाटक जो कि किसी भी घटना का विस्तृत रूप होता है, वही उस नाटक को जब अलग अलग अंकों में बांटा जाता है, उसे छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है, तो घटनाएं बांटी जाती है, घटनाओं को अलग अलग किया जाता है। तो एकांकी यानी एक अंक वाला छोटा सा नाटक, जिसे एकांकी कहा जाता है। तो नाटक और एकांकी में जो फ़र्क होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, नाटक यानी विस्तृत रूप से जहाँ पर घटनाक्रम चलता है, लेकिन एकांकी में एक ही घटनाक्रम को बताया जाता है जिसमें सीमित पात्र रहते हैं और यही पात्र सीमित मात्रा में इस घटनाक्रम को, इस कहानी को बताते हैं, स्पष्ट करते हैं। इस एकांकी में अलग अलग दृश्य रहते हैं, जैसे कि 2 या 3 दृश्य। तो आज जो हम एकांकी पढ़ने वाले हैं वह एकांकी है जिसका नाम है, हमारा आज का पाठ है ईमानदार लड़का, जिसे लिखा गया है विष्णु प्रभाकर जी ने। आगे बढ़ने से पहले, यानी हमारे पाठ की ओर बढ़ने से पहले आवश्यक है रचनाकार का परिचय देना। विष्णु प्रभाकर जी, जिनका जन्म 21 जून 1912 और जिनकी मृत्यु 11 अप्रैल 2009 में हो चुकी है। विष्णु प्रभाकर जी से संबंधित कई ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना बहुत आवश्यक है। महात्मा गांधी जी के दर्शन शास्त्र से और सिद्धांतों से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे और इसीलिए इनके साहित्य में आप ज़्यादातर राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रभाषा से ओतप्रोत दिखाई देता है। इनका जो साहित्य है, यहाँ पर भी इस एकांकी में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने कई सारे देशी भाषाओं का, देशी शब्दों का इस्तेमाल किया है, जैसे कि खद्दरधारी, हल्दी वाला दूध, दिया, देसी बटन आदि शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। इन्होंने अपनी वसीयत में अपना संपूर्ण अंगदान करने की बात की थी, इच्छा व्यक्त की थी और इसीलिए इनके मरणोपरांत, इनके निधन के बाद इनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, बल्कि इनका जो पार्थिव शरीर था उसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया था। अब इनका साहित्य इतना श्रेष्ठ था कि जिसके कारण उन्हें कई सारे पुरस्कार प्राप्त हुए, जैसे कि पद्म भूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ के मूर्ति देवी सम्मान आदि। इनकी कई सारी रचनाएं प्रसिद्ध है, जैसे इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, आत्मकथाएं भी लिखी है, नाटक भी लिखे हैं तथा कुल मिलाकर 12 एकांकियाँ इन्होंने लिखी है, जिसमें से एक एकांकी जो कि आज की हमारी एकांकी है, जिसे हम पढ़ने वाले हैं, ईमानदार लड़का। अब पाठ की ओर बढ़ने से पहले आवश्यक है इस पाठ में या फिर इस एकांकी में आए अलग अलग पात्रों का परिचय लेना। सबसे पहले यहाँ पर हमारे सामने आता है बसंत, जो कि एक गरीब और शरणार्थी लड़का है। शरणार्थी यानी जो दूसरे के आश्रय में रहता है। उसके साथ ही उसका भाई
जो कि जिसका नाम है प्रताप, बसंत का छोटा भाई है। दोनों बड़े ही ईमानदार है, स्वावलंबी है, स्वाभिमानी है, हमेशा सत्य की राह पर चलते हैं। ऐसी कई सारी बातें हैं इनमें जो हमारे लिए सीखने लायक है। उसके बाद आता है पंडित राजकिशोर जी, जो कि मजदूरों के, गरीबों के नेता है, यानी जो हमें समाज सेवा की भावना से प्रेरित करते हैं। उसके बाद है कृष्ण कुमार जी, जो कि पंडित राजकिशोर जी के एक परिचित है, जो आम आदमी का प्रतीक के रूप में यहाँ पर आते हैं। जैसे जैसे हम पाठ पढ़ेंगे यहाँ आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है भिखु अय्यर, जो कि बसंत और प्रताप के संरक्षक के रूप में यहाँ पर आए हैं। और भिखु अय्यर इस पात्र के माध्यम से हमें एक स्वार्थी और लालची व्यक्ति के रूप में यहाँ पर यह व्यक्ति प्रस्तुत होता है। उसके बाद में डॉक्टर है तथा एक दो राह चलते व्यक्ति और राजकिशोर जी का नौकर भी हमें यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए दिखाई देता है। पाठ की ओर बढ़ने से पहले, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इसमें कई सारे दृश्य है और हमने देखा है कि यह एक एकांकी है। तो एकांकी के हिसाब से आप जानते हैं, या फिर आप लोगों ने नाटक तो देखे ही होंगे, उसके हिसाब से आप जानते ही होंगे कि नाटक में रंगमंच, वेशभूषाएं बदलती जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस पूरे पाठ में आप देखेंगे कि किस प्रकार से रंगमंच दृश्यों के हिसाब से बदल रहा है, या फिर पात्रों की जो वेशभूषाएं हैं यहाँ पर किस प्रकार से माहौल बदलता जा रहा है, यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास रचनाकार द्वारा किया गया है। अब हमारा देखेंगे इस पहले दृश्य में जो सबसे पहले हमारे सामने आता है वह है बसंत। और मैंने पहले ही आपको स्पष्ट किया है, बसंत एक शरणार्थी लड़का है। अब जानना आवश्यक है कि शरणार्थी का अर्थ क्या है। शरणार्थी यानी जो दूसरों के शरण में या दूसरों के आश्रय में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बसंत एक शरणार्थी लड़का है जो कि छोटी छोटी चीज़ें बाज़ार में बेचकर अपना तथा अपने भाई का पेट भरता है। जैसे कि यहाँ पर आप उसे देखेंगे, वह दिया सलाई बेचता है, देसी बटन भी बेच रहा है और छलनियाँ भी बेच रहा है। तो इस प्रकार से वह दिन भर मेहनत करके अलग अलग चीज़ें बेचकर बाज़ार में अपना तथा अपने भाई का पेट भरता है। तो आज दिन भर से यानी सुबह से उसकी एक भी चीज़ नहीं बिकी है, तो बाज़ार में वह पूरा प्रयास कर रहा है अपनी चीज़ें बेचने का। और तभी उसकी नज़र पंडित राजकिशोर की ओर पड़ती है और वो दौड़कर उनकी ओर चला जाता है और अपनी ओर से पूरा प्रयास करता है उन्हें अपनी चीज़ों की ओर आकर्षित करने के लिए। और इसी प्रयास में वह उन्हें अपनी अलग अलग चीज़ें दिखाकर उन्हें वह खरीदने के लिए प्रेरित करता है। पंडित राजकिशोर जी पहले तो इस प्रकार से तैयार नहीं होते, उसे टालने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे समझाने का प्रयास करते हैं या फिर उसे जब छुट्टे पैसे निकाल कर देने का प्रयास करते हैं, तो बसंत की एक बात उन्हें उसकी ओर आकृष्ट करने के लिए प्रेरित करती है। और वह थी जब वे उन्हें छुट्टे पैसे 2 पैसे निकाल कर देने का प्रयास करते हैं, तो बसंत कहता है, साहब मुझे भीख नहीं चाहिए। इस बात से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कहते हैं, बहुत ही उनके मन में यह ख्याल आता है, वह सोचते हैं कि बहुत ही भला लड़का है और इसीलिए शायद मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। बसंत पूरी तरह से उन्हें बताने का प्रयास करता है कि सुबह से उसकी एक भी चीज़ नहीं बिकी है और इसलिए वह बार बार जिद करता है कि वे किसी न किसी प्रकार से उनकी एक चीज़ ज़रूर खरीदे। और इसीलिए वे उसे 1 रुपये का नोट निकाल कर दे देते हैं,
बसंत कहता है, साहब सुबह से कुछ नहीं बिका है, इसलिए मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं हैं। तो राजकिशोर जी कहते हैं कि वो शाम को किशनगंज में आकर उनसे अपनी चीज़ खरीद, वह उनसे उसकी चीज़ खरीद लेगा और उसे पैसे दे देगा। तो बसंत कहता है कि यह मुमकिन नहीं है, वे उसकी जो चीज़ है उसे अभी खरीदे, और इसीलिए वो क्या उससे मदद की याचना करता है और कहता है कि वो उनका 1 रुपया लेकर बाज़ार में जाएगा और उसे भुनाकर अभी अभी वापस लौट आएगा। पंडित राजकिशोर जी बसंत की ओर जो पूरी तरह से प्रभावित हुए थे, वे उसे 1 रुपये का नोट सौंप देते हैं और वहीं पर खड़े रहकर उसका इंतज़ार करते हैं। कई देर तक बसंत जो नोट भुनाने के लिए बाज़ार में गया था, आवश्यक है यहाँ पर जानना, थोड़े से कठिन शब्द यहाँ पर आए हैं जिन्हें जानना आवश्यक है। भुनाना यानी छुट्टे कराकर ले आना, ठीक है। उनके पास सिर्फ 1 ही पैसा था, 1 ही रुपया था, और जैसा कि आप जानते हैं यह छलनी जो कि बसंत बेच रहा था वह 6 पैसों की थी, तो बाकी के बचे हुए पैसे वापस कराना आवश्यक था। और पंडित राजकिशोर जी के पास भी 1 रुपये का नोट ही था, तो उनके पास भी छुट्टे नहीं थे, इसीलिए बसंत नोट भुनाने के लिए बाज़ार में गया था। लेकिन कई देर तक इंतज़ार करने के बाद जब बसंत वापस नहीं लौटता, तो वे सोचते हैं कि इतनी देर हो गई और कैसे बसंत अब तक वापस नहीं लौटा। और इसी सोच में जब वे वहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे, तो उनकी नज़र अचानक से कृष्ण कुमार जी पर पड़ जाती है जो उनके परिचित थे, और वे उन्हें बताते हैं कि किस प्रकार से एक लड़का उनके पास से 1 रुपये का नोट लेकर गया है और नोट भुनाकर लाने की बात भी कहकर गया है। तो कृष्ण कुमार जो कि एक आम आदमी का, जो कि शायद समाज में जो भी सच्चाई है उसे स्वीकार करते हैं, इस बात का प्रतीक है। ऐसे व्यक्ति के रूप में यहाँ पर, यथार्थ में जीने वाले व्यक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। वे यहाँ पर राजकिशोर जी को समझाने का प्रयास करते हैं कि वह लड़का जो गया है वह वापस नहीं लौटेगा, क्योंकि ऐसे लड़के आजकल बाज़ार में कई प्रकार से मिलते हैं जो लोगों को ठगते फिरते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ठगना, इस शब्द का अर्थ हमें जानना आवश्यक है। ठगना यानी किसी को लूटना या फिर फंसाना, ठीक है। ठगना यानी किसी को भी फंसाना। तो इस प्रकार से कृष्ण कुमार जी राजकिशोर जी को यह बताने का, स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि यह लड़का जो है वापस नहीं लौटने वाला, और इस प्रकार के लौटने में, इस प्रकार के लड़के जो हैं बाज़ार में कई प्रकार से बाज़ार के हर मोड़ पर आजकल दिखाई देते हैं, जो लोगों को क्या करते हैं, ठगते फिरते हैं। और ठगने का अर्थ मैंने आपको अभी अभी बताया है, ठगना यानी फंसाना या फिर लूटना। तो कृष्ण कुमार की बात से भी प्रभावित होकर थोड़ा सा विचार करके राजकिशोर जी वहाँ से निकल पड़ते हैं, क्योंकि कई देर तक बसंत भी नहीं लौट रहा है और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला दृश्य ख़त्म हो रहा है, जहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से बसंत अलग अलग चीज़ें बाज़ार में बेच रहा है और पूरा प्रयास कर रहा है कि किस प्रकार से वह अपनी चीज़ें बाज़ार में बेचे, और इसी प्रयास में वह उसकी मुलाकात किस प्रकार से राजकिशोर जी से हो जाती है, और बाद में राजकिशोर जी की मुलाकात कृष्ण कुमार जी से होती है। तो बसंत को यहाँ पर, बसंत के माध्यम से यहाँ पर हमने देखा है कि किस प्रकार से वह दिन भर मेहनत कर रहा है और किस प्रकार से वह अपनी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बाज़ार में बेचकर पूरे स्वाभिमान के साथ, स्वावलंबी होने के साथ साथ वह अपना जीवन बिता रहा है। अब हम बढ़ते हैं
अपने दूसरे दृश्य की ओर। रंगमंच थोड़ा सा बदल गया है, बदल चुका है, और दूसरे दृश्य के माध्यम से यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर जो आ रहे हैं वह है बसंत का छोटा भाई प्रताप। अब प्रताप किशनगंज में किसी को ढूंढते हुए आया है, और वह कौन है? तो वह है पंडित राजकिशोर जी। अब वह उनके घर का, प्रताप बाजार में उनके घर का पता पूछते पूछते किशनगंज में पहुंच चुका है, और उनके घर का पता उसे मिल चुका है। वहाँ पर उसे पता चल रहा है कि पंडित राजकिशोर जी जो है वह गरीबों के और मजदूरों के नेता है, और किस प्रकार से वह लोगों की सेवा करते हैं। तो हमने स्पष्ट किया था कि समाज सेवा की भावना भी इस पाठ में जागृत हो रही है। तो पंडित राजकिशोर जी के माध्यम से इसी सामाजिक भावना को, यानी इसी समाज सेवा की भावना को जागृत करने का पूरा प्रयास यहाँ पर रचनाकार जी का रहा है। तो जब उसे वहाँ पर पंडित राजकिशोर जी का पता मिलता है, उनके घर का पता मिलता है, वह वहाँ पर जाता है और उन्हें बाहर से ही पुकारता है। तो पंडित राजकिशोर जी उसे देखते ही बाहर चले आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो वह बताता है कि वह बसंत का छोटा भाई है, और उसे बसंत ने उनके बचे हुए पैसे यानी 14.5 आने लौटाने के लिए यहाँ पर भेजा है, जो कल उन्होंने यानी पंडित राजकिशोर जी ने उसे 1 रुपया देकर वह छलनी खरीदी थी। उसके बचे हुए 14.5 आने देने के लिए, वापस लौटाने के लिए यहाँ पर वह आया है। तो पंडित राजकिशोर जी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे कल तो वह नहीं लौटा था और आज यहाँ पर आ गया है, और वह भी खुद नहीं आया है, अपने भाई को भेजा है। तो वह उनसे और ज़्यादा यानी प्रताप से और ज़्यादा जानकारी या पूछने का प्रयास करता है। तब उन्हें पता चलता है कि बसंत कल नोट भुनाकर वापस क्यों नहीं लौटा था, और उसका कारण था बाजार में वह एक मोटर दुर्घटना का शिकार हो गया था, और उस मोटर दुर्घटना में उसकी दोनों टांगें कुचली गई थी। तो राजकिशोर जी को बहुत ही आश्चर्य होता है, और वह प्रताप से और ज़्यादा जानने का प्रयास करते हैं। और तब प्रताप उन्हें बताता है कि वे दोनों, बसंत और उसका छोटा भाई, अहीर टोले में भिखू अहीर के यहाँ आश्रय यानी शरणार्थी के रूप में रहते हैं, और दोनों के माता पिता नहीं हैं, यानी दोनों के माता पिता दंगों में मारे गए हैं। तब वे आगे जाकर उसे जानने का प्रयास करते हैं कि अब वह कहाँ पर है। तो प्रताप बताता है कि वह घर पर ही है, यानी भिखू अहीर के घर पर ही है। उसका इलाज आदि उस प्रकार से कुछ नहीं कराया गया है। तो जल्दी से वह अपने नौकर को पुकारते हैं और उसे कह देते हैं कि डॉक्टर वर्मा को लेकर अहीर टोले में भिखू अहीर के यहाँ आ जाए, और खुद प्रताप के साथ निकल पड़ते हैं। तो इस प्रकार से दोनों, प्रताप पंडित राजकिशोर के पीछे पीछे चला जाता है, और यहाँ पर हमारा दूसरा जो दृश्य है वह खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इस दृश्य में हमने देखा कि पंडित राजकिशोर जी को बसंत के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है, जैसे कि उसके माता पिता दंगों में मारे गए हैं, उसी के साथ साथ वह दोनों अहीर टोले में भिखू अहीर के यहाँ रहते हैं, शरणार्थी के रूप में रहते हैं, और दोनों दिन भर मेहनत करके अपना पेट भरते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे दृश्य की ओर, और इस दृश्य में आप देखते हैं कि किस प्रकार से बसंत ज़मीन पर लेटा हुआ है और भिखू अहीर उसे डांट रहा है। बसंत उसे पूरा समझाने का प्रयास कर रहा है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और उसे बहुत दर्द भी हो रहा है।
और वह बार बार उनसे कह रहा है कि उसे अस्पताल पहुंचा दें, लेकिन भिखू अहीर बार बार उसे डांट रहे हैं। और तभी अचानक से पंडित राजकिशोर और प्रताप वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पंडित राजकिशोर बसंत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह वहाँ पर ज़मीन पर लेटा हुआ था और दर्द से करा रहा था। उसकी कोई दवा दारू, कोई पट्टी उसे नहीं कराई गई थी। यह देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य और दुख भी होता है। तो बसंत वहाँ पर लेटा हुआ है और दर्द से करा रहा है। बसंत राजकिशोर को देखते ही उठने का प्रयास करता है उनसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि उसे उठने की आवश्यकता नहीं और उसे वहीं पर उसी प्रकार से लेटने के लिए कह देते हैं। तो भिखू अहीर आगे बढ़कर उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तब उसी वक्त वहाँ पर उनका नौकर डॉक्टर वर्मा को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। डॉक्टर वर्मा आगे बढ़कर बसंत को देखते हैं और बताते हैं सबको कि उसके पैर की हड्डी शायद टूट चुकी है और इसीलिए स्क्रीन कराना आवश्यक है। स्क्रीन यानी आप जानते हैं एक्सरे आदि निकालना पड़ता है, यानी सही प्रकार से क्या हुआ है, किस प्रकार से अगर उसकी हड्डी सच में टूट चुकी है या फिर कुछ और कहीं कुछ और हुआ है, तो यह देखना आवश्यक है। इसीलिए वहाँ पर स्क्रीन कराना आवश्यक है, ज़रूरी है। तो इस प्रकार से वे उन्हें बताते हैं कि स्क्रीन पर कराना आवश्यक है। तभी भिखू अहीर आगे बढ़कर बताता है कि उसने उसे हल्दी वाला दूध पिलाया है। ठीक है, तो पंडित राजकिशोर जी कहते हैं कि इस लड़के का ठीक होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यह बहुत ही ईमानदार लड़का है और इसीलिए वे एम्बुलेंस लाने की वहाँ पर बात कर रहे हैं और उसे अस्पताल पहुँचाने की बात कर रहे हैं। तब आगे बढ़कर आप देखेंगे कि भिखू अहीर, जो कि हमें लालची और एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई देता है, लेकिन वह भी आगे बढ़कर यह समझाने का प्रयास करता है कि ये दोनों जो लड़के हैं बहुत ही ईमानदार हैं, बहुत ही नेक है और हमेशा सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं। और इसी बात से प्रेरित होकर, उनकी ईमानदारी से ही प्रेरित होकर उन्होंने, यानी उसने भी, भिखू अहीर ने भी उन दोनों को अपने घर में आश्रय दिया है। और वो कहता है कि ये लड़का जो है, बसंत जो है, खरा सोना है। खरा सोना यानी सच्चा होना। तो यहाँ पर इस पाठ में इस प्रकार से कई सारे मुहावरे आए हैं, जैसे कि पाठ पढ़ा यानी सबक सीखा, खरा सोना होना यानी सच्चा होना। ठीक है, तो इस प्रकार से वह स्पष्ट करता है यहाँ पर कि यह खरा सोना है। तो इसमें जो ईमानदारी है वह बहुत आवश्यक है और इसीलिए ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती है। ठीक है, और इसीलिए इन दोनों की मदद करना या फिर बसंत की यहाँ पर मदद करना आवश्यक है। दोनों दिन भर मेहनत करते हैं और अपना पेट भरते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रकार से यह हमारा जो पाठ है ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पूरे पाठ के माध्यम से हम देखेंगे कई सारी बातें आज हमने सीखी है। सबसे पहले पंडित राजकिशोर जी के माध्यम से समाज सेवा की भावना, यानी समाज में लोगों की किस प्रकार से मदद करनी है, किस प्रकार से लोगों की सेवा करनी है हमें, पंडित राजकिशोर जी के माध्यम से भी। और उसी प्रकार से भिखू अहीर भी यही बात कहीं ना कहीं स्पष्ट करने का यहाँ पर प्रयास कर रहा है। वह थोड़ा सा लालची और स्वार्थी दिखाने का प्रयास किया गया है, लालची और स्वार्थी व्यक्ति के रूप में आया ज़रूर है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वह जिस प्रकार से प्रताप और बसंत की मदद करता है, तो यह भी एक समाज सेवा की भावना ही जागृत करता है। उसी प्रकार से बसंत के माध्यम से हमें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि हमें पूरी तरह से मेहनत करनी है और मेहनत से ही स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनना है, जो कि बहुत आवश्यक है। सच्चाई की राह पर चलना, और इन सारी बातों के माध्यम से ही हमारी ईमानदारी झलकती है।
व्यक्ति का ईमानदार होना बहुत ही आवश्यक है, यह बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। और जब इन सारी बातों का जब मेल होता है तो हम किसी का भी स्नेह और विश्वास आसानी से समाज में प्राप्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि आजकल इन सारी बातों की कमतरता हमारे समाज में दिखाई दे रही है, और शायद इसीलिए हमारे रचनाकार का यहाँ पर उद्देश्य रहा होगा इस पाठ के माध्यम से वे हमें यही बात, यानी ईमानदारी की जो भावना जो हमारे मन में डालना चाहते हैं, उसी को इस प्रकार से जागृत करना। अब इस पाठ में कई सारे शब्दार्थ जो आए हैं, हमने समय समय पर देखे हैं। तो शरणार्थी यानी आश्रित, दिया सलाई यानी माचिस, उत्सुक यानी बेचैन, व्यग्रता यानी व्याकुलता या फिर परेशानी, दुर्लभ जो कि आसानी से कोई भी चीज़ यहाँ पर कही गई है, दुर्लभ ईमानदारी जैसा गुण आजकल बहुत दुर्लभ हो गया है, यानी बहुत मुश्किल या फिर कठिन हो गया है। भुनाना यानी छुट्टे करा कर ले आना, ठगना यानी दूसरों को लूटना या फिर फंसाना। इस पाठ में उसी प्रकार से कई सारे पर्यायवाची शब्द भी आए हैं, जैसे हैं राह यानी रास्ता, कीमत यानी दाम, भीख यानी भिक्षा, मुश्किल शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द के लिए रूप में लेंगे आप कठिन, शरणार्थी यानी आश्रित, आश्रय, पनाह, आयु, उम्र, हाथ यानी कर। अब कई सारी भाववाचक संज्ञाएं आप जानते हैं, भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार से तैयार होती है। इसमें प्रत्यय एक तो हटाए जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण, संज्ञा, विशेषण और क्रियापदों के शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं तैयार की जाती है, जैसे कि यहाँ पर दिखाई गई है। सावधान शब्द से भाववाचक संज्ञा तैयार हुई है, सावधानी। समर्थ से सामर्थ्य शब्द तैयार हुआ है, यानी यहाँ पर प्रत्यय जोड़े गए हैं, आप ध्यान देंगे तो। उसी प्रकार से करुण शब्द से करुणा तैयार हुआ है, वीर शब्द से वीरता, बेचैन से बेचैनी, हंसना से हंसी, बीमार से बीमारी शब्द तैयार हुआ है, लड़ना से लड़ाई, उड़ना से उड़ान, समझना समझ, चलना चाल, भूलना भूल। ठीक है, तो ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, और मैंने कहा है पहले ही आपको कि इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाओं में या तो प्रत्यय जोड़े जाते हैं या प्रत्यय हटाए जाते हैं। उसी प्रकार से विशेषण रूप भी आप तैयार कर सकते हैं संज्ञा, विशेषणों और क्रियापदों से। विकास शब्द से विकसित, अंत से अंतिम, ये सारे विशेषण हम जानते हैं जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। इतिहास से ऐतिहासिक शब्द तैयार हुआ है, पीड़ा पीड़ित, समय सामयिक, धन धनवान, सम्मान सम्मानित, विज्ञान वैज्ञानिक, चिंता चिंतित, डर डरपोक, दुष्टता दुष्ट, खेलना से खेल शब्द तैयार हुआ है। देखिए, खेलना, खेल यानी यहाँ पर प्रत्यय को क्या किया गया है, हटाया गया है। उसी प्रकार से अगर पहले शब्द पर आप ध्यान देंगे, विकास से विशेषण रूप क्या तैयार हुआ है, विकसित, यानी यहाँ पर प्रत्यय जोड़ा गया है, और आखिरी शब्द में प्रत्यय क्या किया गया है, हटाया गया है। अब मैंने पहले ही आपको बताया है इस पाठ में कई सारे मुहावरे आए हैं। जैसे पहला मुहावरा यहाँ पर हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, खरा सोना होना यानी ईमानदार होना या फिर सच्चा होना। और मुहावरों का आप जानते हैं, मुहावरे एक तो आपको अर्थ स्पष्ट करना होता है, जिसके लिए आपको एक गुण रहता है, और दूसरा आपको उन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करना होता है। याद रखिएगा, और ध्यान से परीक्षा में भी आपको क्या करना है, मुहावरों का ही वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर वाक्य देकर स्पष्ट करने का प्रयास किया है, राम यह लड़का खरा सोना है। तो हमारा मुहावरा है खरा सोना होना, और उसका अर्थ है ईमानदार होना या फिर सच्चा होना।
तो आपको खरा सोना होना, इसका जो अर्थ आप लिखेंगे ईमानदार होना या फिर सच्चा होना, इसके लिए आपको 1 गुण दिया जाएगा। और बाद में राम यह लड़का खरा सोना है, यानी उस मुहावरे को आपने वाक्य में प्रयोग किया है, इसलिए वहाँ पर आपको 1 गुण मिल जाएगा। दूसरा हमारा मुहावरा है असर होना, यानी प्रभाव होना। माँ की बात का रामू के मन पर गहरा असर हुआ। तीसरा है पाठ पढ़ना या फिर सबक सीखना। वहाँ पर सबक क आना चाहिए जिसकी जगह ख आया है, माफ़ी चाहूँगी। चोर ने पुलिस की मार खाकर अच्छा पाठ पढ़ा। हवा में उड़ना या उसका अर्थ है तेज़ी से चलना। राम को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह हवा में उड़ रहा है। तो यह रहे हमारे सारे मुहावरे। उसी प्रकार से इस पाठ में कई सारे शब्द युग्म आए हैं जो कि आपको परीक्षा की दृष्टि से देखना, पढ़ना, जानना, समझना और लिखना आवश्यक है। ठीक है, शब्द युग्म यानी 2 अलग अलग शब्द या फिर दो एक ही प्रकार के शब्द एक साथ आते हैं, इसीलिए इन्हें शब्द युग्म कहा जाता है। और बीच में जो संयोग चिन्ह है वह आवश्यक है, जिसे लिखना यहाँ उसी के माध्यम से ही पता चलता है कि यह शब्द युग्म है। तो शाम वहाँ 15-20 मिनट से खड़ा है, तो हमारा शब्द युग्म है 15-20। ठीक है, यह जो शब्द युग्म है वाक्य में आना आवश्यक है। दूसरा शब्द युग्म है 1-1। उसने एक एक करके सारी चीज़ें पहचान ली। कहते कहते थक गया। चौथा है दुबला पतला, तो वह दुबला पतला लड़का कल हमारे घर आया था। अब एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगी, जो कि इस साल से, इस वर्ष से हमारे हिंदी के पाठ्यक्रम के अनुसार थोड़ा सा यहाँ पर बदल किया गया है। थोड़े प्रश्न जो है 15-20 शब्दों में जहाँ पर आपको उत्तर लिखने हैं, उन प्रश्नों को कई सारे पाठों में जो प्रश्न हैं जिन्हें निकाल लिया गया है और कई उनकी जगह नए प्रश्नों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जो हमारे इस पाठ से निकाला गया है वह है पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे। इसकी जगह जो दूसरा प्रश्न लिया गया है वह है कृष्ण कुमार जी ने बाजार में चीज़ें बेचने वाले लड़कों के बारे में क्या कहा। तो आप यह प्रश्न अपनी किताब या कॉपी पर लिखकर रख सकते हैं। मैं फिर एक बार दोहरा रही हूँ, कृष्ण कुमार जी ने बाजार में चीज़ें बेचने वाले लड़कों के बारे में क्या कहा। अब दूसरा प्रश्न जो कि निकाला गया है वह है भीखू ने बसंत को क्या पिलाया था। आखिरी प्रश्न है। अगर आप किताब खोलकर अपनी देखेंगे तो किताब में आपकी यह आखिरी प्रश्न रहेगा। 15 से 20 शब्दों वाला जो प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको 15 से 20 शब्दों में लिखना है। उसकी जगह नया प्रश्न जो लिया गया है वह है भीखू अहीर ने बसंत और प्रताप को सहारा क्यों दिया था। ध्यान से देखिएगा और लिख कर रखिएगा। प्रश्न है भीखू अहीर ने बसंत और प्रताप को सहारा क्यों दिया था। फिर एक बार बताना चाहूँगी, पंडित राजकिशोर कहाँ रहते थे और दूसरा प्रश्न भीखू ने बसंत को क्या पिलाया था। ये दोनों प्रश्न निकाल लिए गए हैं, यानी आपको परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों प्रश्न नहीं पढ़ने हैं। उनकी जगह जो नए प्रश्न मैंने दोनों बताए हैं, पहला प्रश्न कृष्ण कुमार जी ने बाजार में चीज़ें बेचने वाले लड़कों के बारे में क्या कहा, और दूसरा भीखू अहीर ने बसंत और प्रताप को सहारा क्यों दिया था। ये दोनों प्रश्न आपको लेने हैं, यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा यह पूरा पाठ, जिसका नाम है ईमानदार लड़का, जिसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी, ख़त्म हो रहा है। और फिर एक बार आपको बताना चाहूँगी कि इस पूरे पाठ के माध्यम से बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर रचनाकार द्वारा या फिर बसंत के माध्यम से या फिर इस एकांकी में आए सारे पात्रों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की गई है। और वह है सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात, इस पाठ का शीर्षक ही है ईमानदार लड़का। ठीक है,
तो ईमानदारी की बात यहाँ पर आपको पढ़नी है, उसी प्रकार से उसकी सच्चाई भी आपको जाननी है, पढ़नी आवश्यक है। उसी प्रकार से आपको मेहनत करनी है, परीक्षा की दृष्टि से भी मेहनत करनी है और आने वाले जीवन में भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी है। और जब आप मेहनत करेंगे तभी आप स्वावलंबी बन पाएंगे। स्वावलंबी यानी खुद के पैरों पर खड़ा होना, ठीक है, स्वावलंबी बन पाएंगे और तभी ये सारी बातें आपको स्वाभिमान से जीने के लिए प्रेरित करेंगी। और जब आप स्वाभिमान से जिएंगे, स्वावलंबी बनेंगे, तब कहीं ना कहीं आपको जीवन में आपके सच्चाई की राह पर चलने के लिए प्रेरणा देंगी। और इन सभी बातों के माध्यम से आपका अपना चरित्र निखर कर आएगा, जिसका स्वीकार आपके समाज में किया जाएगा और उसी के कारण आप सबका स्नेह प्राप्त कर पाएंगे और सबके विश्वास का पात्र बन पाएंगे। किसकी तरह? बसंत की तरह। ठीक है, धन्यवाद।